नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरएएस मुख्य परीक्षा के पेपर फर्स्ट की एक छोटी सी सब्जेक्ट समाजशास्त्र के बारे में। यह छोटी सी सब्जेक्ट जरूर है, लेकिन 20 अंकों की है और इसमें चार ही अध्याय आपके सिलेबस में शामिल हैं। एक पहला अध्याय है जाति और वर्ग, दूसरा अध्याय है परिवर्तन की प्रक्रियाएं, तीसरा अध्याय है भारतीय समाज के समक्ष चुनौतियां और चौथा अध्याय है कुछ जनजातियों की समस्याएं एवं कल्याण। तो आज हम बात करेंगे परिवर्तन की प्रक्रियाओं के बारे में। छोटे छोटे टॉपिक हैं, हम छोटे छोटे वीडियो लेक्चर के माध्यम से इनको कवर करने की कोशिश करेंगे और आपकी राह को आसान बनाने का काम करेंगे। तो परिवर्तन की प्रक्रियाओं में भी 4 टॉपिक शामिल हैं: संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण और भूमंडलीकरण। तो आज हम बात करेंगे संस्कृतिकरण पर। देखिए, जो संस्कृतिकरण की अवधारणा है, सबसे पहले एम.एन. श्रीनिवासन ने दी। मतलब यह कि इनके जो प्रतिपादक हैं इस अवधारणा के, वो एम.एन. श्रीनिवासन हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, रामपुरा गांव जो कि मैसूर वर्तमान में आप कर्नाटक राज्य में है, उसमें कुर्ग जाति पर एक समाजशास्त्रीय अध्ययन किया और इस पर एक पुस्तक भी प्रकाशित की। पुस्तक का नाम आप याद रखें, रिलीजियन एंड सोसाइटी अमोंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया इसके बारे में, संस्कृतिकरण के बारे में, आप इस परिभाषा से ही आपको समझ में आ जाएगी कि सामाजिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया। ध्यान दें, ये भारतीय समाज की बात चल रही है, तो आप यह भी जोड़ सकते हैं, भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई निम्न जाति, जनजाति अथवा अन्य समूह, ऊंची जाति, प्राय द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य के रीति रिवाजों को, विश्वासों को, विचारों अथवा कर्मकांडों को अपनाती है, संस्कृतिकरण कहलाता है। यह छोटी सी शॉर्ट एंड स्वीट परिभाषा है, सभी जगह मान्य है, एम.एन. श्रीनिवासन ने दी है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सिंपली वर्ड में ये समझें आप कि जो सामाजिक परिवर्तन की ऐसी प्रक्रिया है यह, जिसमें निम्न जातियां, जिन्हें तथाकथित निम्न जातियां कहते हैं, असवर्ण जातियां कहते हैं, उन्होंने क्या किया कि जो स्वर्ण जातियां हैं, द्विज जातियां हैं, उनके विचारों को, कर्मकांडों को, विश्वासों को, रीति रिवाजों को अपनाने की कोशिश की और यही प्रक्रिया संस्कृतिकरण के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, हम विशेषताओं के बारे में देखेंगे। जैसे कि यह लंबवत परिवर्तन की प्रक्रिया है, मतलब क्षैतिज परिवर्तन नहीं है, हॉरिजॉन्टल परिवर्तन नहीं है, बल्कि वर्टिकल परिवर्तन है, लंबवत परिवर्तन है। वहीं पदमूलक परिवर्तन की प्रक्रिया है, पोजिशनल चेंज की प्रक्रिया है, इसमें सांस्कृतिक परिवर्तन होता है और संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता। वहीं जो एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं योगेंद्र सिंह जी, वो कहते हैं कि संस्कृतिकरण के स्थान पर इसे अग्रिम समाजीकरण भी कहा जा सकता है। और वहीं इसके हम प्रतिरूपों की बात करें, मॉडल्स की बात करें, तो हो सकता है यह ब्राह्मण प्रतिरूप हो, क्षत्रिय प्रतिरूप हो या वैश्य प्रतिरूप हो। हम इस पर आगे भी बात करेंगे। और इसमें जो परिवर्तन के स्रोत होते हैं वो आंतरिक होते हैं, बाह्य नहीं होते। आंतरिक का मतलब, हमारे भारत देश की बात चल रही है तो इंटरनल सोर्सेज होंगे, ना कि एक्सटर्नल सोर्सेज। अगर हम एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करेंगे तो उसमें हम पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को शामिल करेंगे। तो यहाँ पर यह बिंदु भी याद रखें कि यहाँ पर जो परिवर्तन के स्रोत हैं वो आंतरिक हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यह एक पिरामिड दर्शाया है, आपके लिए आसानी से समझ में आ जाए इसलिए कि सबसे ऊपर जो समाजशास्त्रीय हमारे भारतीय समाज की संरचना है उसका क्रम इस पिरामिड से दर्शाया गया है। तो वहीं जो निम्न जातियां कही जाती हैं या जनजातियां कही जाती हैं, वो अपने से उच्च पायदान पे, उच्च सोपानिक क्रम के विश्वासों को, रीति रिवाजों को अपनाना शुरू करे तो वह संस्कृतिकरण है। तो इसके मॉडल्स भी हमने देखे कि ब्राह्मण मॉडल हो सकता है, क्षत्रिय मॉडल हो सकता है, वैश्य मॉडल हो सकता है। हो सकता है कि कोई वैश्य, ठीक है, कोई वैश्य समाज के कोई परिवार, कुछ व्यक्ति
मिलकर क्षत्रिय समाज की रीति रिवाजों को अपनाना शुरू कर दें, आदर्श मानना शुरू कर दें। हो सकता है कि वह ब्राह्मण समाज की रीति रिवाजों को, विश्वासों को अपनाना शुरू कर दें, उनको आइडियल मानना शुरू कर दें। तो उसी प्रकार से जिस हम समाज के, जिस जाति की प्रक्रियाओं को अपना रहे हैं, तो उसी आधार पर इनका मॉडल या प्रतिरूप नामकरण रख दिया गया है, जैसे ब्राह्मण प्रतिरूप, क्षत्रिय प्रतिरूप और वैश्य प्रतिरूप। ठीक है, अब हम कुछ बात करेंगे कि भाई आलोचना भी हुई एम.एन. श्रीनिवासन की। तो आलोचना में सबसे पहले आलोचनाकार हैं वो हैं मजूमदार जी। मजूमदार जी कहते हैं कि भाई एम.एन. श्रीनिवासन जी ने विसंस्कृतिकरण की अवधारणा को स्पष्ट नहीं किया। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे, संस्कृतिकरण ही हमारे सिलेबस में टॉपिक है डायरेक्टली तो, लेकिन इनडायरेक्टली विसंस्कृतिकरण भी पूछा जा सकता है, तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। वहीं योगेंद्र सिंह जी जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि आपने पुनः संस्कृतिकरण को स्पष्ट नहीं किया, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। O.M. लिंच कहते हैं कि संदर्भ समूह अधिक उपयुक्त अवधारणा है संस्कृतिकरण के स्थान पर। अब ये संदर्भ समूह क्या होता है, इस पर भी बात करेंगे, रेफरेंस ग्रुप पे बात करेंगे। वहीं कई समाजशास्त्री यह कहते हैं कि यह लंबवत परिवर्तन नहीं बल्कि क्षैतिज परिवर्तन की प्रक्रिया है। ठीक है, तो आपने संस्कृतिकरण को शॉर्ट एंड स्वीट ढंग से समझ लिया है। अब हम बात करेंगे विसंस्कृतिकरण पर। विसंस्कृतिकरण जो प्रक्रिया है वो संस्कृतिकरण की जस्ट अपोजिट प्रक्रिया है, आप इसे याद रखें पहली बात तो। और इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो प्रवर्तक समाजशास्त्री हैं, मजूमदार जी हैं। तो आप पिरामिड देख सकते हैं, तो मैंने बताया कि जस्ट अपोजिट प्रक्रिया है, तो इसमें क्या होगा, भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई उच्च जाति निम्न जाति के रीति रिवाजों, विचारों, विश्वासों आदि को अपनाती है, विसंस्कृतिकरण कहलाता है। आसान शब्दों में, उच्च जाति होगी वो निम्न जाति अथवा जनजाति के रीति रिवाजों को, विचारों को अपनाने की कोशिश करेगी, यही विसंस्कृतिकरण की प्रक्रिया है। किसने स्पष्ट किया इसे, मजूमदार जी ने स्पष्ट किया। वहीं हम बात करेंगे रेफरेंस ग्रुप की, संदर्भ समूह की। तो जो संदर्भ समूह के प्रवर्तक अगर हम ओवरऑल रूप से देखें तो हाइमन को माना जाता है, और वहीं समाजशास्त्र में देखें हम तो यहाँ बर्टन को माना जाता है। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि ऐसा समूह है संदर्भ समूह जिसमें व्यक्ति उस समूह का सदस्य तो नहीं है, लेकिन उस समूह का सदस्य बनने का इच्छुक है और उस समूह के साथ अपनी पहचान स्थापित करना चाहता है, तो वही है संदर्भ समूह। ठीक है, तो